हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और आज इस चैप्टर का मैं अब अंतिम टॉपिक लेके आ गया हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारे डेरिवेशंस को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ये टॉपिक है हमारा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो जो गाउस का नियम हमने समझा है उसके आधार पे हमें यहाँ पर कुछ डेरिवेशंस को सोल्व करना है। देखो मेनली यहाँ पर डेरिवेशन जो सोल्व किया जाएगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। मैं आपको उसका थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इसका अर्थ क्या रहेगा, देखो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि फ्लक्स जो निकलता है, फ्लक्स मूल नियम से हम निकालें तो मूल नियम से फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी एस से निकाल सकते हैं। और ये तो अल्पांश के लिए होता है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालना चाहें तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए फिर हम फाई बराबर ई डॉट डी एस लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी पृष्ठ है एस, तो पृष्ठ एस पर अगर आपको कैलकुलेशन करना है इससे निकलने वाले फ्लक्स की, इसके अंदर कोई आवेश है, इससे निकलने वाले फ्लक्स की कैलकुलेशन करना है तो मूल नियम से आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब अगर मान लो आपका पृष्ठ बंद है तो आप इसी फ्लक्स को गाउस के नियम से भी निकाल सकते हो, जो आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी डेरिवेशन अपने पास आने वाले हैं उनमें हम यही काम करने वाले हैं। हम एक पृष्ठ लेंगे एस, गाउसीय पृष्ठ, उसमें हम फ्लक्स की गणना मूल नियम से भी करेंगे, उसमें हम गणना गाउस के नियम से भी करेंगे। और चूंकि दोनों गणनाएं एक ही पृष्ठ के लिए हो रही है इसलिए दोनों को हम आपस में बराबर भी कर सकते हैं। तो हम दोनों को जब बराबर करेंगे समीकरण 1 और 2 से, देखो यहाँ पर मैं बार बार बंद पृष्ठ बना देता हूँ। अपने यहाँ बना सकते हैं एक गोला, बंद पृष्ठ के लिए एक गोला बनाया जा सकता है क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर इस तरह का साइन हम दिखाएंगे तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये पृष्ठ बंद है। तो यहाँ पर देखिए ई डॉट डी एस, और इसको मैं बराबर कर सकता हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पर ई को फाइंड करेंगे। तो ये जितने भी डेरिवेशन अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं वो सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में काम आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर गाउस के नियम से ज्ञात तो करना है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग तो है, पर फ्लक्स नहीं निकालेंगे हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इस रिलेशन का हम यूज करेंगे, मूल नियम और गाउस के नियम दोनों को आपस में बराबर करके और हम ई का मान ज्ञात करेंगे। तो यही हमारा उद्देश्य रहेगा आने वाले सभी डेरिवेशंस में, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो हमारे गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग, पहला डेरिवेशन है गाउस के नियम से किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम बिंदु ओ पर रखा एक आवेश Q है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर इस आवेश के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमें ज्ञात करनी है और यहाँ पर हमें इसको गाउस के नियम से ज्ञात करना है। वैसे हम पहले भी इसको निकाल चुके हैं। एक बिंदुवत आवेश का r दूरी पर विद्युत क्षेत्र आप जानते हैं E बराबर KQ बटा R स्क्वायर होता है, जो हमने कूलाम के नियम से ज्ञात किया था। पर अब ये हमारा रिजल्ट यहाँ आने वाला है और इसको हम अब यहाँ निकालने वाले हैं गाउस के नियम से। तो देखो किस तरह से निकाला जाएगा। अपन एक बार यहाँ पर प्रस्तावना पढ़ते हैं। चित्रानुसार हमें किसी बिंदुवत आवेश Q के कारण इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि गाउस के नियम से ज्ञात करने के लिए गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ता है और इस तरह से बनाना पड़ता है कि पृष्ठ बंद हो और उसके अंदर आपका आवेश आ जाना चाहिए या परिबद्ध हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी r दूरी को त्रिज्या मानकर एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे। तो देखो नीचे मैंने ड्रॉ कर रखा है, एक Q आवेश है, तो ये अपन ने इतनी r दूरी को त्रिज्या ले लिया और यहाँ पर एक ये गोलीय गाउसीय पृष्ठ S बना दिया। तो ये आवेश इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो लिखा हुआ ये चीज़ भी यहाँ लिखी हुई है। इसके लिए हम बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ S की रचना करते हैं। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्य दिशा अर्थात O से P की ओर होती है। अब यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर जो बिंदु P था हमारा, इस पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखें तो वो OP डायरेक्शन में आएगी क्योंकि धनावेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर जाता है और ज्वाइनिंग लाइन पे होता है। तो O से P को जोड़ने वाली रेखा पे होगा, तो ये इस तरह से बाहर की ओर होगा। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि हम फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे। एक बार फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे मूल नियम से, पूरे पृष्ठ एस से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे मूल नियम से, और फिर पूरे पृष्ठ एस से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे गाउस के नियम से। और दोनों को हम यहाँ पर बराबर करेंगे क्योंकि वो एक ही पृष्ठ एस के लिए निकाले जाएंगे और उस रूल के आधार पे, उस समीकरण के आधार पे हम यहाँ पर ई को ज्ञात करके लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक छोटा सा अल्पांश ड्रॉ किया है बिंदु पी पर। ये पृष्ठ एस है तो ये छोटे छोटे अल्पांश इसको बांट सकते हैं अपन। तो एक कोई अल्पांश अपन ने यहाँ ले लिया है जिसको थोड़ा जूम करके हमने दिखा दिया है। ये डी एस इसको नाम दिया मैंने
और इस ds की जो डायरेक्शन आएगी, आप देखो यहाँ ध्यान से कि ds की जो डायरेक्शन आएगी वो ई की डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि ये एक सममित पृष्ठ है। और गोले के लिए क्या होता है कि गोले के पृष्ठ पे आप कोई भी अल्पांश पृष्ठ ले लो, उस पर अगर आप उस पृष्ठ की दिशा देखोगे, मतलब क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखोगे, तो उस पृष्ठ की लंबवत जाएगी। वहाँ पर अपनी स्पर्शरेखा खींचेंगे तो उसके वो लंबवत रहेगी। ये मेथड मैंने पहले बताया था आपको। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो डायरेक्शन रहेगी ds की, वह ई के डायरेक्शन में ही आएगी। तो उस छोटे से क्षेत्रफल से, उस छोटे से अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स अपन सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं मूल नियम से। तो हम कहेंगे यहाँ पर बिंदु P पर स्थित अल्पांश क्षेत्रफल ds वेक्टर से पारित फ्लक्स d फाई बराबर हो जाएगा E डॉट ds। अब हम इसी फ्लक्स को पूरे पृष्ठ S के लिए बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से निकालेंगे देखो। तब संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, तो ये छोटे से अल्पांश से तो हमने कैलकुलेट कर लिया डी फाई बराबर ई डॉट डी एस। अब ऐसे अल्पांश अपन सब जगह लेते जाएंगे और सब जगह हम क्या करेंगे, ई डॉट डी एस को कैलकुलेट करेंगे। तो छोटे छोटे अल्पांश, जितने भी अल्पांश यहाँ पर अपन लेंगे उन सब के द्वारा जो फ्लक्स निकल रहा है उसको अपन जोड़ देंगे। तो ऐसा जो सूक्ष्म रूप से जोड़ने का काम करता है वो समाकलन कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो फ्लक्स है इसको अपन पूरे पृष्ठ S के लिए कैलकुलेट करेंगे समाकलन के द्वारा। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ S से निकालेंगे तो डी फाई का जब समाकलन करेंगे तो इधर तो फाई बन जाएगा, इधर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस हो जाएगा पृष्ठ S पर। और यहाँ पर अपन चाहे तो गोला बना सकते हैं। ये गोला इस चीज़ को बताता है कि ये पृष्ठ जो है बंद है। अगर खुला पृष्ठ हो तो आप इस गोले को मत बनाइए, और पृष्ठ अगर बंद है तो इस गोले को हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास ये मूल नियम से भी हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें माननी पड़ेगी। देखो आप ध्यान देना, यहाँ पर आप देखिए कि पृष्ठ S के प्रत्येक बिंदु पर, हम इस पृष्ठ S पे कहीं भी चले जाएं, हर बिंदु पे क्या होगा, ई वेक्टर समानांतर ds वेक्टर होगा। जैसे मान लो अभी तो आपने बिंदु यहाँ ले रखा है, तो आपको यहाँ पता लग रहा है कि ई वेक्टर और ds वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पर ds भी बना देता हूँ, ds वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। आप अगर इस, जैसे यहाँ पर आपने कोई बिंदु ले लिया, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ई की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से निकलेगी, ठीक है ना। ई की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी, और यहाँ पर अगर इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन लेंगे तो इसी डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे आप यहाँ लोगे इस जगह पे, तब यहाँ भी सेम इसी तरह की कंडीशन बनेगी। तो आप पृष्ठ S पे कहीं भी चले जाओ, हर जगह ई समानांतर ds वेक्टर रहेगा। तो ई समानांतर ds होने का मतलब होता है थीटा जीरो है, इन दोनों के बीच का एंगल जीरो आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट जब खुलेगा तो ई डॉट डी एस बराबर केवल ई डी एस रह जाएगा, क्योंकि आप जानते हो ए डॉट बी, मैं ऊपर लिख के बता देता हूँ, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू जीरो लें तो ए बी कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू एक होती है, इसलिए केवल इसका मान ए बी बचता है। तो ये चीज़ अपन यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है ना। थीटा वगैरह नहीं बताएंगे अपन, आगे के ड्यूरेशंस में भी ये चीज़ फॉलो होनी है। आगे के जितने भी ड्यूरेशन अपने आने वाले हैं वो सब लगभग इसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो फाई का मान हमारे पास आ जाएगा, अब बंद पृष्ठ S पर ई डॉट डी एस हमारे पास बन गया ई डी एस। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और आप देखें कि ई जो है वह ई, ये गणना भी चल रही है पृष्ठ S पे चल रही है, और पृष्ठ S पर आप किसी भी बिंदु पे चले जाओ ई का मान एक जैसा रहेगा, क्योंकि इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु इस आवेश से समान दूरी पर है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ई को एक समान भी मान सकते हैं, तो ई कांस्टेंट रहेगा तो उसको अपन समाकलन के बाहर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिर अपने को पहले इसके सम्मान में लिखना पड़ेगा, तभी ये बाहर आएगा। यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पर पृष्ठ S के प्रत्येक बिंदु पर ई एक समान होगा, ई एक समान होगा। इसका कारण भी देंगे हम, क्योंकि पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु आवेश Q से समान दूरी पर है। हम जानते हैं कि
समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। तो पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर ई को बाहर ले सकते हैं। अब तो फाई बराबर हमारे पास आ जाएगा ई, और ये इस तरह से लिखा जाएगा। अभी इस वाले टर्म का क्या अर्थ है? इस वाले टर्म का अर्थ है कि समाकलन का मतलब है जोड़ो। क्या जोड़ना है हमें? ऐसे अल्पांश क्षेत्रफल जोड़ने, अल्पांश क्षेत्रफलों को जोड़ दो। और कौन से पृष्ठ के लिए? एस पृष्ठ के लिए। तो इसका कहने का अर्थ है कि इस पृष्ठ पे जितने भी अल्पांश हैं उन सबका योग कर दो। तो देखो इस पृष्ठ पे जितने भी अल्पांश क्षेत्रफल हैं, अगर हम उन सबका योग कर देंगे तो इस पूरे गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। तो ये जो मैंने अभी फ्लक्स की कैलकुलेशन करी है, ये आपको मूल नियम से मैंने फ्लक्स कैलकुलेट करके बताया है। अब मैं इसी फ्लक्स को यहाँ पर गाउस के नियम से निकालूंगा, ठीक है ना। चलिए गाउस के नियम से निकालते हैं। इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा। गाउस के नियम से पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स। यहाँ गाउस का नियम इसलिए लग जाएगा क्योंकि S जो है वो बंद पृष्ठ है, तो गाउस का नियम भी यहाँ फ्लक्स निकाल लेगा। तो गाउस का नियम कहता है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है। तो बंद पृष्ठ के अंदर यहाँ Q आवेश ही है, इसलिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर ये हमारे पास 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 में जो फ्लक्स निकल रहा है और समीकरण 2 से जो फ्लक्स निकला है वो एक ही पृष्ठ के लिए निकला है। एस के लिए ये गणना चल रही है, दोनों ने एस के लिए निकाला है, तो दोनों फ्लक्स को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को आपस में बराबर हमने कर दिया है। तो ई की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ पर, तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हम ये जानते हैं के बराबर जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये देखो यहाँ पर 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट को हम के से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ई बराबर हमारे पास आ जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर गाउस के नियम की सहायता से हमने बहुत आसानी से ई का मान के क्यू बटा आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया है। तो ये गाउस का जो नियम है ये काफ़ी जगह हेल्पफुल रहता है, सममित आकृतियों के लिए विशेषकर हेल्पफुल रहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। इसके कुछ रिजल्ट्स डेरिवेशन के हम लिखते हैं यहाँ पर। आप सभी इनके डेरिवेशन के नोट्स बनाए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक इसी तरह से आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते हुए भी चलें। जैसे जैसे आप वीडियो देखें नोट्स बनाते हुए चलें तो आपको बहुत अच्छा तरीके से लर्न हो जाएगा। रिजल्ट देखो, पहला रिजल्ट क्या है, सदिश रूप में हम इसको लिख सकते हैं। सदिश रूप में लिखें तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो हम जो है ये डायरेक्शन है ई की डायरेक्शन, इसको हम आर कैप मान सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ आर कैप आवेश से प्रेक्षण बिंदु की ओर लिया गया है। दूसरा रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकल सकता है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जो हमारा रिजल्ट आया देखो ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, इसमें ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर मतलब विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ई घटेगा जब आर बढ़ेगा। और तीसरा फाइनल कंक्लूजन हम इसका ग्राफ बना के बता सकते हैं, ई व आर के मध्य आलेख, ई व आर के मध्य आलेख। तो छोटा सा आलेख बना देता हूँ मैं यहाँ पर। आप देखिए आर एक्स अक्ष पे और ई को हम वाई अक्ष पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा देखो वह कुछ अति परवलय टाइप का बनेगा, और आर का मान अगर अपन इन्फाइनाइट लेंगे तब ई का मान 0 आएगा। तो इन्फाइनाइट पे आर दूरी को हम इन्फाइनाइट पे ले जाएंगे तब ई का मान 0 आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ कभी एक्सिस को टच नहीं करेगा।
तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है और इन एक्सिस से टच नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग का पहला एप्लीकेशन पूरा यहाँ कंप्लीट कर लिया है, डेरिवेशन नंबर 1। अब हम इसका नेक्स्ट डेरिवेशन लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगला डेरिवेशन आ गया है हमारे पास, जो बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, थोड़ा सा लंबा भी है और बहुत कुछ बातें हमें इसमें सीखने में अपने को मिलेगी, तो आप तैयार हो जाइए। डेरिवेशन क्या है, देखो हमारे पास लेमड़ा रेखीय आवेश घनत्व वाले अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कथन का मतलब क्या है, चित्र से मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास कोई तार है, अनंत लंबाई का तार है। वैसे अनंत लंबाई का कोई तार होता नहीं है, पर हम यहाँ पर मानेंगे कि बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई है, लंबाई इस डिस्टेंस की कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको अनंत लंबाई का मान सकते हैं। इसलिए मैंने नीचे डॉटेड से दिखाया हुआ है, देखो। और इस तार पर आवेश हमने फैला दिया है, मतलब यहाँ सतत आवेश वितरण है, तो सतत आवेश वितरण का रेखीय आवेश घनत्व में लेमड़ा दिया हुआ है, क्योंकि तार एक रेखीय लंबाई है, तो रेखीय लंबाई पर हम लेमड़ा से दिखाते हैं, तो लेमड़ा इस पर रेखीय आवेश घनत्व है, ऐसा हमें कहा गया है। और हमें इस तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। चूंकि तार पर आवेश है, आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जो इस तार से r दूरी पर है। और ये दूरी r जो है तार के लंबवत ली गई है। आप देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये दूरी r जो ली गई है तार के लंबवत ली गई है। तो ये हमारा काम रहेगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अब इसको देखो, अगर अपन अपने मूल नियम पे जाएं, मतलब कूलाम के नियम पे, तो कूलाम का नियम जो है विद्युत क्षेत्र निकाल सकता है E बराबर KQ बटा R²। कूलाम का नियम बल का नियम होता है, उसी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है E बराबर KQ बटा R², जो बिंदुवत आवेश के लिए बनती है। पर उस नियम से निकालने में हमें बहुत यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि आपको इसका छोटे छोटे आवेश टुकड़ों में बांटना पड़ेगा और हर आवेश का यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, और फिर उनको डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए सबका जोड़ेंगे तो पूरे तार का निकलेगा। तो यहाँ पर गाउस का नियम बहुत आसानी से इसको निकाल देता है, ठीक है ना। गाउस का नियम कैसे आसानी से निकालता है, उसको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं प्रस्तावना पढ़ता हूँ। माना चित्रानुसार एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार ऊर्ध्वाधर रखा गया है। इस पर रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा है। हमें इस तार के कारण इससे लंबवत दूरी r पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने कई बार कहा है कि डेरिवेशन का चित्र ही आपको प्रस्तावना बनवा देता है। तो देखो, आपने चित्र अगर अपन ने इस ढंग से बना लिया है, उसको चित्र में हमें क्या करना है हमें ध्यान है, तो प्रस्तावना ठीक वैसी ही लिखी जा रही है जैसे मैंने आपको समझाई है। अब आपको यहाँ पर पहले देखो एक चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। एक चीज़ प्रूव क्या करेंगे हम, यहाँ हम ये प्रूव करेंगे कि इस तार के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, वह केवल क्षैतिज दिशा में होती है, ठीक है ना। अब हम पूरे तार के कारण विद्युत क्षेत्र केवल क्षैतिज दिशा में होता है, ये अपन यहाँ प्रूव करेंगे। तो इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, आप इसको ध्यान देना। यहाँ पर मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये नीचे जो लिखा हुआ अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इस O से समान दूरी पर स्थित, O से अपन थोड़ा ऊपर जाएँ थोड़ा नीचे भी आएँ, मतलब जैसे अपन O से मान लो एक 10 सेंटीमीटर ऊपर चले गए, 10 सेंटीमीटर नीचे भी आए, ऐसे कोई दो अल्पांश लेने हैं मेरे को। तो मैं दो अल्पांशों को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा उनको दिखाने के लिए जूम करके बड़ा बता देता हूँ मैं आपको। तो इस तार के कोई दो भाग ले लिए अपन ने, इसे एक भाग को तो मैंने A1 नाम दे दिया, और ऐसे इसके ठीक नीचे इतना नीचे आना है, ऊपर 10 सेंटीमीटर ऊपर गए तो 10 सेंटीमीटर ही नीचे आना है O के सापेक्ष। इस भाग को मैंने A2 नाम दे दिया, ठीक है ना। ये तार के ही भाग हैं और इनमें कोई ना कोई अल्पांश आवेश रहेगा, तो इसमें जो अल्पांश आवेश रहेगा वो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और इसका अल्पांश आवेश भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो उन विद्युत क्षेत्र को हम देखते हैं कि बिंदु P पर वो किस तरीके से आते हैं। तो A1 का अगर विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर हम देखें तो ये दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर कुछ इस तरीके से जाएगा। इसको मैं नाम देता हूँ DE, अल्पांश विद्युत क्षेत्र DE, ठीक है ना। ऐसे ही A2 का विद्युत क्षेत्र भी बिंदु P पर आएगा, दोनों को ज्वाइनिंग लाइन पर, और चूंकि धन आवेश है इसलिए इस तरह से निकलेगा वहां पर बाहर। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं हम। ये हमारे पास ये भी D हो जाएगा, दोनों का विद्युत क्षेत्र एक जैसे आएगा क्योंकि मैंने आवेश अल्पांश एक जैसे लिए हैं, तो D हमने इनको नाम दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि इन जो यहाँ पर ये अपने पास विद्युत क्षेत्र आए हैं, A1 का विद्युत क्षेत्र तो ये है और A2 का विद्युत क्षेत्र ये है, ठीक है ना। और डायरेक्शन भी हमने साथ में दिखाई है। इनके मैं घटक करूंगा, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। इस D के भी मैं क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक करूंगा, इस D के भी मैं क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक करूंगा। तो इसके लिए मेरे को कोण की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं इस कोण को अल्फा मान लेता हूँ,
ठीक है ना। ये कोण ऊपर वाला अल्फा आएगा तो सममिति से नीचे वाला भी अल्फा आएगा, क्योंकि जितनी दूरी ये ली है उतनी दूरी अपन ने ली है। चित्र में आपको थोड़ी कम ज़्यादा दिखाई दे सकती है, पर दोनों बराबर ही लिए अपन ने, ठीक है ना। OA1 और OA2 हमने बराबर लिए, OA1 और OA2 बराबर ही लिए हमने। तो अगर यहाँ पर देखो ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा बनेगा शीर्षाभिमुख से, और ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा बनेगा। अब अगर आप इस डी के घटक करेंगे तो अल्फा कोण इस भुजा के साथ एक्स अक्ष के साथ लगा हुआ है या क्षैतिज दिशा के साथ लगा हुआ है, तो डी का इस साइड पे घटक आ जाएगा डी कोस अल्फा, और इस डी का ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा डी साइन अल्फा। ऐसे ही नीचे वाले डी का इसके साथ अल्फा कोण लगा हुआ है तो इधर जाएगा कोस घटक। हम जानते हैं कि जिसके साथ कोण होता है उधर हमेशा कोस घटक होता है, तो इधर भी डी कोस अल्फा, और नीचे आ जाएगा इसका डी साइन अल्फा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो दोनों परिमाण में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये घटक इसको निरस्त कर देगा। और आप देखो कि इन दोनों डी के एक्स घटक एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों घटक जुड़ेंगे। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों घटकों, इन दोनों भागों के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वह केवल क्षैतिज दिशा में है। तो दो भागों के कारण ऐसा हुआ। अब आप इस ओ से बराबर दूरी पर ऐसे दो भाग लेते जाइए। अब पूरे तार पे से दो भाग लेंगे हम, तो सबके ऊर्ध्व घटक निरस्त होते जाएंगे और सबके केवल क्षैतिज घटक जुड़ते जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ ओवरऑल कि अगर इस तरह से हम प्रक्रिया करेंगे तो पूरे तार के कारण विद्युत क्षेत्र केवल क्षैतिज दिशा में ही हमें प्राप्त होगा। तो यही यहाँ पर अपने को कंक्लूजन पहले लिख के बताना है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है यहाँ, पहले हम सिद्ध करेंगे कि तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र केवल क्षैतिज दिशा में होता है। इसके लिए हम तार पर O से समान दूरी पर स्थित दो अल्पांश A1 A2 लेते हैं, जिसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊर्ध्व घटक निरस्त हो जाते हैं, मैंने समझाया आपको, तथा परिणामी तीव्रता केवल क्षैतिज दिशा में आती है, डी कोस अल्फा प्लस डी कोस अल्फा ना। इस प्रकार O से समान दूरी पर स्थित तार पर सभी अल्पांशों के कारण, कितने अल्पांश आप ले लो, सबके कारण तीव्रता केवल क्षैतिज दिशा में ही होती है। तो पहले ये चीजें प्रूव करना बहुत जरूरी है कि इस पूरे तार का विद्युत क्षेत्र केवल क्षैतिज दिशा में होता है, ऊर्ध्व दिशा में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। अब डेरिवेशन को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। परीक्षा में आप एक काम कर सकते हो, वैसे इसको लिखने से डेरिवेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आप परीक्षा में एक काम कर सकते हैं कि जैसे इतना मैंने आपको लंबा समझाया है, आप उसके बजाय जैसे आप यहाँ पर इस लाइन के बाद ये लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, जैसे अपने यहाँ सिद्ध करके बताया, आप वहाँ लिख सकते हैं हम जानते हैं कि संपूर्ण तार के कारण विद्युत क्षेत्र केवल क्षैतिज दिशा में होता है। आप वहाँ उसको प्रूव करने से बच सकते हैं, थोड़ा डेरिवेशन को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो स्पेशली अगर वो पूछे तो बताना ही पड़ेगा, नहीं पूछे तो आप इसको शॉर्ट इस तरह से कर सकते हो, फिर उसके बाद अपना डेरिवेशन आगे बढ़ा सकते हो। अभी अपना डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमें गॉस का नियम लगा के और यहाँ विद्युत क्षेत्र वास्तव में ज्ञात करना है। तो अभी तो हमने केवल ये सिद्ध किया है कि तार के कारण विद्युत क्षेत्र केवल क्षैतिज दिशा में होता है, ठीक है। तो अब मैं डेरिवेशन को आगे बढ़ाता हूँ और गॉस के नियम से हम अब ज्ञात करते हैं कि बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए अब आगे हम यहाँ क्या करने वाले हैं, मैंने पुराने चित्र तो मिटा दिए हैं, आपको दो चित्र बनाने हैं क्वेश्चन में। एक तो अपन ने जो पहले उसमें सिद्ध किया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के कारण केवल क्षैतिज दिशा में होगी, उसका चित्र अलग रहेगा, और आपको गाउसी पृष्ठ बनाकर जो सिद्ध करना है उसका चित्र अलग रहेगा। आपको एक ही चित्र में सब कुछ नहीं किस पिस कर देना है, इसका ध्यान हमें रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर कि एक तार जो हमारे पास था वो मैंने वापस बना दिया, धनावेशित तार है ये, और इससे r दूरी पर ये बिंदु P है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और हम ये सिद्ध कर चुके थे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्षैतिज दिशा में होगा। तो ये P और P को जोड़ने वाली रेखा के अंदर क्षैतिज दिशा में ये E वेक्टर मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है ना। मान लो पूरे तार का विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, तो E वेक्टर अपन ने दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो कि इस तार के कारण अगर हमें गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हमें एक गॉस पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ O को केंद्र मानकर R त्रिज्या व L लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो हमने इसी R त्रिज्या का एक बेलन बना दिया, आपको काली लाइन से दिखाई दे रहा होगा, ये अपन ने एक बेलन ड्रॉ किया है। इस बेलन की लंबाई L है और इस बेलन की त्रिज्या जो है R के बराबर ही है। जो इसके आधार की त्रिज्या R होती है, तो ऐसे इसकी त्रिज्या हमने R के बराबर लेकर एक बेलन ड्रॉ कर लिया है। इस बेलन ने इस तार को परिबद्ध कर लिया है, इसका कोई भाग परिबद्ध कर लिया है। पूरे तार को तो परिबद्ध नहीं कर पाएगा, पर इसका L लंबाई का भाग, तार की L लंबाई का भाग इस बेलन ने परिबद्ध कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर
देखो लिखा हुआ है माना पृष्ठ एस द्वारा तार का परिबद्ध आवेश। तो जितना भाग इस बेलन ने परिबद्ध किया है, यहाँ से यहाँ तक का भाग जैसे इसने परिबद्ध किया है, तो इतने भाग में कितना आवेश है तार का, क्योंकि तार तो अनंत लंबाई का है, तो इतने भाग में कितना आवेश आया, तो हम ये लेमड़ा के रूल से ज्ञात कर सकते हैं। लेमड़ा रेखीय आवेश घनत्व हमने पढ़ा था, लेमड़ा बराबर क्यू बाई एल। तो एल लंबाई में परिबद्ध आवेश जो आ जाएगा क्यू बराबर लेमड़ा एल हो जाएगा समीकरण 1 से। अब देखो चित्र में और भी कुछ चीज़ें बनी हुई है, उनको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो कि हमने हमारा जो पृष्ठ एस है, अब बेलन जो बना, मान लो तार के चारों ओर बेलन बन गया, तो बेलन का जो पूरा पृष्ठ है उसको अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे। आप ऐसे समझो जैसे मेरे पास ये कि ये बेलन टाइप का ही कोई पैकेज है। देखो ये इसमें क्या है कि आप ये मानो कि जैसे बीच में से तार निकल रहा है, यहाँ से सेंटर से पूरा तार इसमें पास हो रहा है, ऐसा सीधा बिल्कुल तार जा रहा है इसमें से, और अपन उसके आसपास ये बेलन ड्रॉ कर लिया, तार इसके बिल्कुल बीच में से निकल रहा है, ठीक है ना, ऐसे नीचे जा रहा है। तो ये अपना पृष्ठ हो गया पूरा। अब इस पृष्ठ इसको कहेंगे अपन संपूर्ण पृष्ठ। इस पृष्ठ के हम 3 भाग करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 3 भाग कैसे करेंगे, एक तो ऊपर का भाग लेंगे, ये ऊपर का भाग जो वृत्ताकार रहेगा, एक नीचे का भाग लेंगे ये भी वृत्ताकार रहेगा, और एक ये वक्रीय पृष्ठ रहेगा, ठीक है ना, ये वक्रीय पृष्ठ। तो इसको अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो मैंने नाम दिए हैं यहाँ पृष्ठों के, आप देखो S1 वक्रीय पृष्ठ, S2 ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ और S3 नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ। तो ये लिखा हुआ है यहाँ हम संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ S को 3 भागों S1 S2 S3 में विभाजित करते हैं, जिसमें पृष्ठ S1 वक्रीय, ये पृष्ठ S1 वक्रीय और S2 S3 वृत्तीय पृष्ठ हैं। इस संपूर्ण पृष्ठ से S से निर्गत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है पहले। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर कि अब हम क्या करते हैं कि सारे प्रश्न पूरे संपूर्ण पृष्ठ एस से निकलने वाला फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ एस से निकलने वाला फ्लक्स अगर अपन मूल नियम से निकालें तो डायरेक्टली हम देखो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस से निकाल सकते हैं। ई डॉट डी एस जो होता है वो अल्पांश से निकलने वाला होता है, और सभी का जोड़ देंगे अपन, पूरे पृष्ठ के हर बिंदु का जोड़ देंगे पूरे पृष्ठ एस पर, तो पूरा फ्लक्स वहाँ से जो निकलेगा वो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ने संपूर्ण पृष्ठ का ले लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आगे देखो आप कि चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। हमने पृष्ठ को 3 भागों में डिवाइड किया है, तो यहाँ पर इसी फ्लक्स को हम 3 भागों में डिवाइड करके निकाल सकते हैं। फाई बराबर, आप ध्यान देना यहाँ पर, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस पृष्ठ S1 पर मतलब वक्रीय पृष्ठ पर प्लस ई डॉट डी एस S2 पर प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस S3 पर। मतलब इस वाले टर्म को मैं 3 भागों में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि S1 S2 S3 से मिलकर ही S बना हुआ है, तो इसको अपन ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि हम यहाँ पर अलग अलग पृष्ठों पे गणना करेंगे, अलग अलग पृष्ठों से कौन कौन सा फ्लक्स निकल रहा है। S1 से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, S2 पे निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, S3 से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, और तीनों का जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स जो S से निकल रहा है वो हमारे पास आ जाएगा। अभी ये गणना जो हमारी चल रही है वो मूल नियम से चल रही है। तो अब आपको ध्यान देना है, देखो पहले S1 पृष्ठ पर, S1 पृष्ठ पे क्या हो रहा है, अगर आप S1 पृष्ठ को देखेंगे ध्यान से, तो S1 पृष्ठ के बिंदु P पर अगर अपन विचार करें तो यहाँ एक मैंने अल्पांश क्षेत्रफल लिया है, थोड़ा सा उसको अपन ने जूम करके दिखाया है, और इस अल्पांश क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन आएगी वो वापस इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर आएगी, मतलब ई के डायरेक्शन में आएगी, जैसे पिछले डेरिवेशन में हुआ था। तो ds के जो डायरेक्शन है यहाँ पर बिंदु ds के जो डायरेक्शन है इस बिंदु P पर वह ई के डायरेक्शन में ही होगी, और ऐसा इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे होगा। आप इसको ऐसे समझें, अपना ये पृष्ठ है, ठीक है ना। अब इसमें अपना ये वक्रीय पृष्ठ है पूरा, ये जो इधर दिख रहा है, आप ऊपर के छोड़ देते हैं अपन, ऊपर नीचे के, ये वक्रीय पृष्ठ है। अब मान लो मैं आपकी साइड पे, जैसे यहाँ पर बिंदु P है अपना इस जगह पे, तो यहीं पर एक अल्पांश अगर मैं लूँगा तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी वह आपकी ओर ही आएगी इस तरीके से। ई के बीच में तार रखा हुआ है, तो तार का विद्युत क्षेत्र भी क्षैतिज है, और इस बिंदु पर अपन जो अल्पांश लेंगे उसकी डायरेक्शन भी इस तरह से ई की डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे इस पृष्ठ के किसी बिंदु पे चले जाओ, आप ऊपर आ जाए अपने इस पॉइंट इधर आ जाए, तो इस साइड विद्युत क्षेत्र भी इधर निकलेगा, और विद्युत जो ds की डायरेक्शन है वो भी इस साइड आएगी। आप मेरी साइड आ जाओगे तो मेरी साइड पे कोई अल्पांश लोगे अगर आप, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन मेरी तरफ भी आएगी, और जो पृष्ठ जो अपन ने अल्पांश लिया है उसकी डायरेक्शन भी मेरी तरफ आएगी। तो इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पे चले जाएं हम, हर जगह ई वेक्टर और ds वेक्टर जो रहेगा इस पे अल्पांश, वह क्या रहेगा, समानांतर रहेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा जो चीज़ हमने पहले भी लिखी थी वही चीज़ हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। पृष्ठ
S1 के प्रत्येक बिंदु पर ई वेक्टर समानांतर ds वेक्टर, मतलब इनके बीच का कोण 0 हो जाएगा। तो ई वेक्टर समानांतर ds वेक्टर होने का मतलब होता है कि इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट ई डॉट ds बराबर हो जाएगा ई ds। तो ये अपन ने बिंदु P पे तो शो किया है, और केवल इस बिंदु के लिए नहीं है, इस वक्रीय पृष्ठ के हर बिंदु पे ऐसा ही हो रहा होगा। आप ये मत समझना विद्युत क्षेत्र केवल इसी साइड होता है। अगर आप इस साइड हो तो इस तार का विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन इधर आएगी, और उसका ds भी हमें इस साइड ही मानना पड़ेगा। ds को मानने का तरीका ही होता है, मतलब ds की डायरेक्शन मानने का तरीका ही होता है कि आप जिस साइड हो उसी साइड उसकी डायरेक्शन मान लो। जैसे आप दाईं ओर है तो ds की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत दाईं ओर मान लो। अगर आप बाईं ओर हैं तो पृष्ठ के लंबवत बाईं ओर मान लो, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आप ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो जैसे मान लो ये ऊपर वाला पृष्ठ है, इस पर मैं कोई अल्पांश लूंगा, जैसे मैंने अल्पांश दिखाया हुआ है यहाँ पर, इसकी डायरेक्शन में ऊपर की ओर ही मानूंगा, मतलब ऊपर की ओर मैंने ले रखी है। ऐसे नीचे को अल्पांश लेते हैं, नीचे मान लेते हैं। तो अपन इस तरह से ds वेक्टर की डायरेक्शन मान सकते हैं। पृष्ठ के लंबवत मैंने बताया था, हमेशा अपने को अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा लेनी रहती है। तो यहाँ पर पृष्ठ S1 के प्रत्येक बिंदु पर हमने प्रूव कर दिया कि ई वेक्टर समानांतर ds है, इसलिए ई डॉट ds बराबर बन जाएगा ई ds। ठीक, इसके अलावा देखो आप ऊपर के पृष्ठों की बात करें तो जो वृत्तीय पृष्ठ है ऊपर और नीचे जो पृष्ठ वृत्तीय, इन पर अगर अपन देखें तो इन पर क्या हो रहा होगा, इन पर जो है ई और ds परस्पर लंब है, क्योंकि हमने ये पहले प्रूव कर दिया है कि ई तो क्षैतिज आता है। आप कहीं भी चले जाओ इस तार का विद्युत क्षेत्र क्षैतिज होता है, ठीक है ना। और इन पृष्ठों पे अगर अपन ds लेंगे तो उनकी डायरेक्शन जो आएगी वही ई के लंबी आएगी। मैं इसको आपको फिर इससे बताता हूँ। देखो आप जैसे मान लो ये अपना बेलन है, सीधा बिल्कुल ऊर्ध्वाधर है। अब इसके अपन इस पे अपन कोई भी अल्पांश क्षेत्रफल ले लें, अपन कोई भी अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ पर ले लें तो उस पे उसकी डायरेक्शन जो आएगी इस पृष्ठ के लंबवत आएगी, तो लंबवत तो ऊपर की ओर जाएगी। और तार के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा इस तरह से क्षैतिज रहेगा और ds की डायरेक्शन ऊपर जाएगी हमेशा, ठीक है ना। कोई भी अल्पांश ले लो, आप कहीं भी ले लो, दोनों परस्पर लंबी आएंगी। तो जिसे अपन इसको यहाँ इस छोटे से अल्पांश पे दिखाया हुआ है कि इस अल्पांश पर ई और ds परस्पर लंब रहेंगे। ऐसे इस पूरे वृत्तीय पृष्ठ पर आप कहीं भी चले जाओ ये दोनों परस्पर लंब ही रहेंगे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि S2 और जो हमारा पृष्ठ है S3 दोनों पे ई और ds परस्पर लंब रहेंगे। यहाँ में भी लिखना पड़ेगा इनके सम्मान में S2 व S3 पर ई वेक्टर लंब है ds वेक्टर के। दिस इंप्लाइज ई डॉट ds। अब लंब होने पर आप जानते हो कि ई डॉट ds 0 आ जाता है, क्योंकि 90 डिग्री कोण बनता है और डॉट प्रोडक्ट के नियम से a डॉट b बराबर AB कोस 90 आएगा। तो कोस 90 की वैल्यू 0 होने से ये मान 0 आ जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आगे लिखते हैं, देखो फाई बराबर समाकलन ई ds S1 पर ई डॉट ds को मैंने S1 के लिए ई ds लिख दिया और प्लस ये दोनों लंबवत होने से इनका मान 0 0 हो गया। S2 पर भी ई डॉट ds 0 रहेगा और S3 पर भी 0 रहेगा, 0 प्लस 0। तो कुल मिला के हमें फाई बराबर अभी तक मिल रहा है ई ds S1 पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तो आगे देखिए आप, अब हम क्या करेंगे, इस ई को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वक्रीय पृष्ठ है इस वक्रीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान ही आएगा, क्योंकि तार से वक्रीय पृष्ठ का हर बिंदु समान दूरी पर रहेगा। आप इस पृष्ठ वक्रीय पृष्ठ S1 पे कहीं भी चले जाओ, इस दाईं साइड पे, पीछे की साइड पे, इधर बाईं साइड पे या सामने की साइड पे, इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करते हुए आप पृष्ठ के किसी भी बिंदु पे चले जाओगे तो वहाँ विद्युत क्षेत्र एक समान ही रहेगा। और हमें यहाँ पहले लिखना पड़ेगा सम्मान में, यहाँ लिख देते हैं इसी जगह पे, यहाँ पृष्ठ S1 पर ई का मान एक समान होगा, इसलिए फाई का मान हमारे पास आ गया। ई बाहर आ जाएगा अब ds S1 पर, और इसको मैं आगे लिख सकता हूँ अब ई इंटू, अब देखो यहाँ पर ध्यान दें आप, ये टर्म हमसे कह रही है कि पृष्ठ S1 के लिए जितने भी अल्पांश क्षेत्रफल हैं उन सबको जोड़ दो। तो अगर हम पृष्ठ S पर जितने भी हमारे अल्पांश क्षेत्रफल हैं, जैसे मान लो ये हमारा
पूरा वक्र पृष्ठ अपन देखें तो इस पे जितने भी अल्पांश हैं उन सबको अगर अपन जोड़ देंगे सब तरफ लेके तो पूरा वक्र पृष्ठ बन जाएगा। और किसी भी बेलन में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr होता है, अगर l उसकी लंबाई है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये टोटल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrl बन जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। तो अभी तक हमने क्या काम किया है, अभी तक हमने ये काम किया है कि हमने यहाँ पर जो है मूल नियम से इस पृष्ठ S से निकलने वाला, पूरे पृष्ठ S से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात कर लिया है। अब चूंकि S हमारा बंद गाउसीय पृष्ठ है तो गाउस के नियम से भी हम इससे हम फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम अब ज्ञात करते हैं गाउस के नियम से। गाउस के नियम से पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, तो फाई बराबर, गाउस का नियम कहता है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q होता है परिबद्ध आवेश। तो आप देखो इस पूरे गाउसीय पृष्ठ ने जो आवेश परिबद्ध किया है उसको अपन ने समीकरण नंबर 1 में लिखा था। समीकरण नंबर 1 से Q का मान हम लेमड़ा l ले लेंगे। तो फाई बराबर हमारे पास आ जाएगा लेमड़ा l बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। सॉरी, यहाँ समीकरण 2 देना पड़ेगा हमें क्योंकि समीकरण नंबर 1 अपन पहले दे चुके थे, ठीक है ना। अब देखो जो फ्लक्स समीकरण 2 से निकला है मूल नियम से, वही फ्लक्स सेम समीकरण 3 से निकला है क्योंकि पृष्ठ एक ही है, गाउस पृष्ठ ऐसी है सारा। तो मूल नियम से भी उसी के लिए निकाला जा रहा है और गाउस के नियम से भी उसी के लिए निकाला जा रहा है। तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 का हम यूज करेंगे यहाँ पर। समीकरण 2 में तो था E इंटू 2πrl फ्लक्स और यहाँ निकला हमारे पास लेमड़ा l बटा एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए यहाँ पर l से l कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के E बराबर 2πr को इधर ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास लेमड़ा बटा 2π एप्सिलॉन नॉट r को मैंने पीछे लिख दिया। कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। और इसको अगर हम 2 से गुणा, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनाएंगे इसका। अगर इसको मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, ऊपर 2 और नीचे भी 2, तो नीचे 4 बन जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन के लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट को। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं E बराबर ऊपर 2 आ जाएगा क्योंकि अपन 2 से गुणा करेंगे अपन, और नीचे 1/4π एप्सिलॉन नॉट को अपन के लिख देंगे तो 2k लेमड़ा बटा r, ये फॉर्मूला भी हमारे पास हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि जो विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर E 2k लेमड़ा बटा r, वह संपूर्ण तार के कारण इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी बिंदु P पर जो इस तार से r दूरी पर हो। और ये जो विद्युत क्षेत्र है ये लंबाई पर डिपेंड नहीं कर रहा। हमने एक विशेष लंबाई L ली थी, L लंबाई के कारण हमने निकाला था। पर आप देखो लास्ट में फॉर्मूले पर E की निर्भरता L पर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तार की लंबाई से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरे तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वह यहाँ पर क्या है, सब जगह एक समान है, ठीक है ना। अगर मान लो r दूरी पर आप कहीं भी चले जाओगे आप, तो सब जगह वह एक समान ही रहेगा। चलिए इसके कुछ रिजल्ट्स हम देख लेते हैं अब। रिजल्ट्स में अगर आप इसको लेते हैं तो रिजल्ट में फर्स्ट आप देखिए E प्रोपोर्शनल टू 1/r है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो E की निर्भरता जो है 1/r से है एंड E की निर्भरता लेमड़ा से भी है। E प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा, के तो कांस्टेंट है तो E प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा। इसका मतलब दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र कम होगा। जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा क्योंकि यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। और अगर तार पर रेखीय आवेश घनत्व ज़्यादा है तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा। ये कंक्लूजन यहाँ से हमें निकलता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं E का मान घटता जाएगा जब R का मान बढ़ता जाए। ऐसा एक कंक्लूजन यहाँ हम निकाल सकते हैं। और सेकंड हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं
ई और आर के मध्य। तार से दूरी आर है ये, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। अब देखो व्युत्क्रमानुपाती के रिलेशन में ग्राफ जो हमेशा अतिपरवलय टाइप ही आते हैं, तो यहाँ पर भी अतिपरवलय टाइप ग्राफ बनेगा और इस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त हो जाएगा। ये भी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि आर जब इनफाइनाइट होगा, हम अनंत दूरी पे चले जाएंगे, तब विद्युत क्षेत्र 0 आएगा, तो आपको इससे टच नहीं करना है। तो इस तरह से अपना ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग में दूसरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट डेरिवेशन हम लेंगे। तो यहाँ पर एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल मैंने लिया है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें पूछ रहा है, मैंने पहले ही सॉल्व करके रख दिया है। तो देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे, कोई अनंत रेखीय आवेश है आपके पास और इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये तार जो है इतना विद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न करता है, हमने उसको लिख के बता दिया, ठीक है ना। तो रेखिक आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए, मीन्स आपसे लैम्बडा पूछना चाह रहा है। तो बहुत सिंपल है। अभी हाल हमने तार के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला पढ़ा है, E = 2K λ/r। तो वो मैंने यहाँ ले लिया है। अभी यहाँ पर देखो हम लैम्बडा के लिए इसको सोल्व करेंगे, तो लैम्बडा बराबर हम निकालेंगे, क्योंकि लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा बराबर निकालेंगे तो r तो गुणा हो जाएगा और 2K बटा में आ जाएगा, तो E × r/2K। अब यहाँ पर E की वैल्यू हम ले लेंगे 9 × 10⁴ जो दे रखी है हमें। R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लेने के लिए -2 से गुणा कर देंगे, और नीचे 2 और K की वैल्यू 9 × 10⁹। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 जब ऊपर जाएगा +9, तो -9 के -2 के साथ लेंगे तो -11, और +4 पावर लेंगे तो -7, और पीछे मात्रक लैम्बडा का आ जाएगा कूलाम पर मीटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज के वीडियो में मैंने 2 डेरिवेशन कवर किए हैं। अभी हमारे पास गॉस के नियम के और भी डेरिवेशंस हैं, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अब नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे या आपको ये डेरिवेशन समझ में आए होंगे। कोई अगर आपको इश्यू है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू।